नमस्ते साथियों, मैं पवन अवस्थी आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। एवरेज टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो एवरेज में कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि फॉर्मूला बेसिक होता है, फॉर्मूले से चैप्टर की पहचान होती है। कई बार ये होता है कि हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं या कैलकुलेशन डिटेल में करने लग जाती है, तो उसमें फॉर्मूलों की जरूरत होती है। हालांकि एवरेज जो टॉपिक है पूरा नंबर सिस्टम से ही आया हुआ टॉपिक है। नंबर सिस्टम में आपने कई सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे। अभी मैं यहाँ पर बोल के, अभी मैंने बहुत समय तक इसको लिखा है, अब मैं बोल के आपको यहाँ पर ये लिखवा रहा हूँ। आप इनको उतार लेना, फिर मैं इनको मिटा करके इन क्वेश्चनों को, इन फॉर्मूलों को दोबारा से आपको बतलाऊंगा नंबर सिस्टम से एवरेज में कैसे आएंगे और एवरेज से नंबर सिस्टम में कैसे आएंगे। कुछ में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये चीजें मैं आपको अभी बेसिक समझाऊंगा। तो आज की बेसिक क्लास है एवरेज की। एवरेज का मतलब होता है टोटल एडिशन ऑफ टोटल नंबर। आप 2 मिनट के अंदर इनको उतार लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है जी। उतारिए फटाफट। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ तो बुक के क्वेश्चन में यहाँ लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन किताब RS अग्रवाल की ही बोलूंगा मैं, और सॉल्यूशन में यहाँ पर आपको जितना भी संभव हो सकेगा उतना मैं कराऊंगा, डिटेल में भी समझाऊंगा। फिर मैं आपको शॉर्ट में बतलाऊंगा कि ये फॉर्मूलों का प्रयोग किस तरह से होता है। फिर इसके अलावा भी हम सोच करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूले याद नहीं है तो हम सोच कर कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बतलाऊंगा। सोचने के तरीकों पर भी हम विचार करेंगे, फॉर्मूलों पर भी हम विचार करेंगे और डिटेल मेथड पर भी हम विचार करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं पूरी RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है उन सबको मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो हमें RS अग्रवाल में ये जो एवरेज टॉपिक है ये पूरा नंबर सिस्टम से ही है ये, तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले याद होने से हमारी स्पीड बढ़ती है, ठीक है। तो वक्त आने पर हम इनका प्रयोग करेंगे। इसके अलावा डिटेल मेथड भी प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हम सोच करके क्वेश्चन को किस तरह से हम कुछ ही समय में 5 सेकंड के अंदर हम उसको किस तरह से लाएंगे, इसका भी हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहें तो आप उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, उतार लीजिए। अब मैं यहाँ पर आपको पढ़ के क्वेश्चन बतला रहा हूँ, फॉर्मूले बतला रहा हूँ, इनको आप उतारें, फिर बस 2 मिनट के अंदर मैं बोलता हूँ। चलिए उतार लिए होंगे आप भी, स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो को अगर नहीं उतार पाए हो तो उसको बार बार देख करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने पहले क्या लिखा है, मैं ये आपको पढ़ के बता देता हूँ। यदि वहाँ से अगर आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा हो, क्योंकि वीडियो भी केवल मोबाइल से बना रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही है, लेकिन आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। बस जंग जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग हो तो। देखो साथियों, इसमें लिखा है प्रथम, अभी मैं थोड़ी देर से समझाऊंगा सब कुछ पूरा डिटेल में। अभी मैं यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसको मैं पढ़ रहा हूँ जिससे आप इसको समझ लें। प्रथम n माने कोई भी नंबर है, कितने भी दिए गए हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर सूत्र होता है n+1/2, ठीक है, n+1/2। अगला क्वेश्चन, वो अगला फॉर्मूला नंबर सेकंड, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। सभी संख्याएं प्राकृतिक होती हैं और उनमें सम संख्याओं का एवरेज ज्ञात करना है तो n+1। जितने भी नंबर दिए n मतलब लास्ट नंबर होता है, n जितना भी है यहाँ पर, जहां भी n है वो सब लास्ट नंबर है, अंतिम अंक, ठीक है। जितने भी n आपको यहाँ इन फॉर्मूलों में दिख रहे हैं वो सब लास्ट नंबर है, ठीक है। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर n+1। अगला, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n। जितनी संख्याएं हैं, हमें 15 विषम संख्याएं हैं, इनका औसत 15 ही होगा। 15 सम संख्याओं का औसत 16 हो जाएगा, तो n+1 हो जाएगा। ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। अभी क्या है, घात 1 मतलब सिंगल वाले चल रहे हैं, अब वर्ग वाले सवाल चालू हुए, ठीक है। जैसे चौथा क्वेश्चन है, चौथा फॉर्मूला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की वर्गों का औसत, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इनका औसत निकालिए। ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज में मिल सकते हैं या डायरेक्ट पूछ सकता है 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो इसको याद रखिए, मैं इसको नंबर सिस्टम में भी समझाऊंगा। अभी आप याद रखें मैंने क्या लिखा है, उसको नोट करने के लिए बोल रहा हूँ। n+1 × 2n+1/6,
क्या है फॉर्मूला? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। फॉर्मूला नंबर 5, प्रथम n सम संख्याओं का, ये प्राकृतिक संख्याएं थी, प्राकृतिक संख्या मींस गिनती, ये गिनती थी 1 2 3 4 क्रमागत संख्याएं, लगातार संख्याएं, सक्सेसिव नंबर, रेगुलर नंबर, तमाम सारे नाम होते हैं, ठीक है। प्रथम n सम संख्याएं, केवल सम संख्याएं दी जाएंगी, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का, वर्ग है ना, वर्ग की मैंने डिवाइड कर दिया है, 3 इधर घर वाले चलेंगे, वर्गों का औसत बराबर 2 इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 3। 2 इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 3। चलिए अगला 6 नंबर का, प्रथम n विषम संख्याओं को, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत का सूत्र होता है 4n² - 1 अपॉन 3। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर 4n² - 1 अपॉन 3, ठीक। अगला 7 नंबर का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों, घन मींस क्यूब, घन मींस क्या होता है? क्यूब, घनों का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बराबर होता है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। चलिए अगला 8वां, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का औसत, सम संख्याओं के घनों का औसत, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का औसत बराबर 2n इंटू n+1 का होल स्क्वायर। प्रथम n सम संख्याओं के घनों का औसत बराबर 2n इंटू n+1 का होल स्क्वायर, ठीक। अगला, प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का औसत, विषम संख्याएं और नंबर, विषम संख्याओं के घनों का औसत बराबर होता है n इंटू 2n² - 1। प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का औसत बराबर n इंटू 2n² - 1। आपका आंसर, आपका फॉर्मूला। नंबर 10, किसी संख्या x के प्रथम n गुणजों का औसत, कोई संख्या x है, जैसे मैंने कहा संख्या 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, संख्या 18 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। जो संख्या होगी वो x है, जो गुणज या मल्टीपल, गुणज माने मल्टीपल, पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 के अंतर से, ठीक है। इन सब का एक बेसिक फॉर्मूला भी यहाँ पर आएगा। देखिए, किसी संख्या x के प्रथम n गुणजों का औसत बराबर x प्लस x इंटू n अपॉन 2। किसी संख्या x के प्रथम n गुणजों का औसत बराबर x प्लस xn अपॉन 2। लगातार या क्रमागत समानांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जिनमें अंतर समान हो, अभी अपन देखेंगे। लगातार, क्रमागत, सक्सेसिव, रेगुलर, क्रमिक, उत्तरोत्तर, ठीक है, इनके कई सारे नाम होती हैं। समानांतर श्रेणी, लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2। ये लिखा है यहाँ पर, आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो। लगातार क्रमागत संख्याओं अर्थात जो समानांतर श्रेणी की संख्याएं होती हैं, सभी संख्याओं का औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। इस सूत्र को बार बार हिंदी में न बोल करके अपन इस तरह से बोलेंगे, a प्लस l अपॉन 2, एवरेज इज इक्वल टू a प्लस l अपॉन 2। a मीन्स फर्स्ट नंबर, l मीन्स लास्ट नंबर और डिवाइड बाई 2, a प्लस l अपॉन 2। ये नंबर सिस्टम से याद आए क्वेश्चन के फॉर्मूले थे। अब बेसिक इसका क्या होता है, एवरेज, इसके बारे में समझिए। एवरेज औसत बराबर होता है समस्त आंकड़ों का योग, आंकड़े मीन्स डाटा, जो हमें क्वेश्चन के अंदर हमें डाटा दिए गए होते हैं उनको आंकड़े कहते हैं, पद कहते हैं। समस्त पदों का योग बटे समस्त पदों की संख्या, समस्त आंकड़ों का योग बटे समस्त आंकड़ों की संख्या, समस्त आंकड़ों मीन्स डाटा का योग अपॉन समस्त आंकड़ों की संख्या, टोटल। इसको इंग्लिश में बार बार बोलेंगे, बार बार ऐसे नहीं बोलेंगे। इधर देखिए, एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल एडिशन अपॉन टोटल नंबर। ये तीन एक ही फॉर्मूला है और ये 3 तरह से प्रयोग होता है। सबसे ज्यादा प्रयोग इसका होता है 3rd नंबर का, इसका भी हम प्रयोग सीखेंगे। अभी देखिए, एवरेज इक्वल टू टोटल एडिशन अपॉन टोटल नंबर।
बोलिए मेरे साथ, एवरेज इज इक्वल टू टोटल एडिशन अपॉन टोटल नंबर। अगर हमें टोटल नंबर फाइंड आउट करना है तो एवरेज नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ ये यहाँ टोटल नंबर इज इक्वल टू टोटल एडिशन अपॉन एवरेज। अगर हमें टोटल एडिशन ज्ञात करना होगा तो इन दोनों का इंटू हो जाएगा, तो टोटल एडिशन इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर, यानी कुल योगफल बराबर औसत गुणा समस्त आंकड़ों की जो नंबर में दिए गए हैं उनका गुणा कर देते हैं। तो ये आपने उतार लिया, एक बार और उतार सकते हैं, फिर मैं इसको मिटा करके आपको समझाता हूं। चलिए साथियों, तो अपन आगे चलते हैं। अब मैं आपको इसके बेसिक के बारे में समझा रहा हूँ और जरा समझिएगा ध्यान से। ये सब मिटा रहा हूँ मैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए जरा नंबर सिस्टम में जो हमने पढ़ा था या जो आप लोग जानते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर सिस्टम से ये पूरा टॉपिक उठता है। नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक चीजें हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ी सी आज मैं आपको रूपरेखा बताऊंगा। मैं थोड़ा सा सीखेंगे अपन, और जो लोग बिल्कुल नए हैं वो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे अपन, और किताब के क्वेश्चन शायद हो सके आज, अन्यथा अगले वीडियो में अपन देखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले कुछ समझा रहा हूं, उसको समझ लीजिए आप। नंबर है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर। चलिए थोड़ा सा अपन बिल्कुल अच्छे लेवल से समझते हैं। प्राकृतिक संख्याएं अर्थात ऐसी संख्याएं जो हमें प्रकृति ने प्रदान की हैं, अर्थात इन नंबर्स की, अंकों की, संख्याओं की किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा खोज नहीं की गई है, वह सभी प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं, वही सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात वह सभी नंबर्स जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, शुरुआत कहां से हुई कोई नहीं जानता। सबसे पहले ये किसने बोला नहीं मालूम, ये किसने बनाया नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, अज्ञात है ये चीज। तो ये हम मानते हैं कि प्रकृति से गिनती, पहाड़े, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, चार चिन्ह होते हैं, धन ऋण गुणा भाग, सबसे पहले इनको किसने बनाया नहीं मालूम। जबकि हम पाइथागोरस की बारे में जानते हैं, पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी थी, सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो जब हमें मालूम है किसी व्यक्ति ने उसकी खोज की है, तो हम उसके नाम के साथ जोड़ देते हैं, उसके व्यक्ति को याद रखने के लिए, उसके सम्मान के लिए, कि उसके पूरे जीवन का अभूतपूर्व योगदान है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय, ऐसे तमाम सारे हैं, ठीक है। हेरोस फॉर्मूला जानते होंगे आप, आपने तमाम पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन इनकी खोज किसके द्वारा की गई है, इनको किसने सबसे पहले बनाया, ये कोई नहीं जानता है। ये सृष्टि के आरंभ से है, कब से चले आ रही हैं हमें नहीं मालूम। अर्थात गिनती की जो नंबर होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं खोजी गई है, प्रकृति के द्वारा दी गई हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, हम जब बचपन में छोटे थे तभी से हम पढ़ते थे, बचपन में हमको सिखाया जाता था बेटा गिनती बोलो, तो हम 1 2 3 4 5 बोलते चले जाते थे। अब बच्चों से कहते बेटा काउंटिंग बोलो, नंबर्स बोलो, तो 1 2 3। लेकिन जब हम बचपन में छोटे थे तब हम केवल 1 2 3 से ही बोलते थे। जब ज्यादा छोटे थे तो 1 से लेकर 10 तक बोलते थे। तो हम अपने मन में समझाते थे अपने बचपन के मन को, यार गिनती 1 से 10 तक ही होती है। लेकिन नहीं, हम फिर थोड़ी सी बड़े हुए तो भाई स्कूलों में जाके नहीं, हमें 100 तक समझा दिया कि भाई गिनती 1 से 100 तक होती है। हमने अपने बचपन के बारे में उनको समझाया था कि गिनती 1 से 100 तक होती है। उसके बाद हम और बड़ी बड़ी कक्षाओं में आते गए तो हम समझ गए गिनती 1 से लेकर अनंत तक होती है, इनफाइनाइट होती है। आज सब लोग जानते हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, वह सभी संख्याएं, या आप सिंपल सा याद रखिए प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, साफ गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक चलती चली जाए 13 14, ठीक है। ये गिनती है, अनंत तक होती है, हम गिनती के एंड तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक। अब चलिए, अब क्या हुआ कि प्राकृतिक संख्याएं तो वही 1 से लेकर अनंत तक सभी पॉजिटिव नंबर होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती हैं, याद रखना। शून्य नहीं आता है, याद रखना। अब क्या हुआ कि भाई हमें लगा कि हमारी चीज कंप्लीट नहीं हुई है, तो हमारे गणतज्ञों ने शून्य की खोज की, तो हमारी संख्याओं में शून्य शामिल हो गया, तो क्या हो गया, संख्या हमारी पूर्ण हो गई थी।
कंप्लीट नहीं कहेंगे, इनको होल कहेंगे। होल माने सभी नंबर, हमने सभी नंबर ले लिए जो हमारे पास थे, सृष्टि ने हमें दिए, प्रकृति ने हमें दिए और हमने खुद जो खोजे वो सभी संख्याएं हमारी। जब हमने प्राकृतिक संख्याओं में अपने द्वारा खोजी गई संख्या जिसे हम शून्य कहते हैं, जीरो कहते हैं, उसको हमने उसमें शामिल कर लिया तो हमारी संख्या पूर्ण हो चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी, पूरी हो चुकी थी, इसलिए सारे नंबर आ गए थे, इसलिए इसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। अब भाई अगला थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए। अब कई बार भूल जाते हैं तो इस शून्य की खोज किसने की? कई जगहों में नागार्जुन लिखा हुआ है, लेकिन सब लोग आर्यभट्ट जानते हैं। अब लोग आर्यभट्ट भी भूल जाते हैं तो आप आलिया भट्ट याद कर लीजिए, हमें तो याद रखना है ना। आलिया भट्ट सब लोग जानते होंगे, आर्यभट्ट को नहीं जानते होंगे आप लोग, लेकिन आलिया भट्ट को जरूर जानते होंगे। तो आलिया भट्ट यानी आर्यभट्ट, इस तरह से याद करने के लिए केवल, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहती हैं? जब सभी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो हमारी संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक चलती हैं, ठीक है, और पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक चलती हैं। 0 1 2 3 ये क्या थी? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 डैश अनंत, ये 0 1 2 3 4 डैश अनंत, ठीक। अब देखिए सुनिएगा, हमने किसकी खोज की? हमारे भारतीय गणितज्ञों के द्वारा शून्य की। शून्य का मतलब क्या होता है? जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। तो विश्व के सबसे महानतम व्यक्ति जो बहुत इंटेलिजेंट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था एक स्टेटमेंट में कि हमें भारतीयों का शुक्रगुजार होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने शून्य की खोज की, अन्यथा शून्य के अभाव में कोई भी वैज्ञानिक गणना करना संभव नहीं था। आप जानते हैं 21वीं सदी या इसे क्या कहते हैं, आज का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर केवल जीरो और वन दो ही लैंग्वेज समझता है, दो ही अक्षरों को जानता है, जीरो और वन। जीरो क्या है? हमारे द्वारा बनाया गया। वन क्या है? प्रकृति के द्वारा बनाया गया। इनमें सारी चीजें आती हैं। जीरो और वन के अलावा कुछ नहीं जानता है कंप्यूटर, ठीक। तो वो लोग उनका कथन भी सत्य हो गया। अब वैसे देखा जाए तो ये देखिए, हमने खोज क्या की थी? शून्य की। शून्य का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। हमने विश्व को क्या दिया? कुछ नहीं। विश्व के लोगों ने कहा अरे भाई हमें इंडियंस ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं मीन्स जीरो दिया। तो यही तो हमने समझाया कि जीरो का मीन्स कुछ नहीं होता है। हमने कुछ नहीं दिया मतलब जीरो दी, और जीरो का मतलब ही कुछ नहीं होता है। खैर चलिए अब पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक मीन्स होता है इंटीजर। अब हम जानते हैं कि भाई प्रकाश है तो अंधकार भी है, सुख है तो दुख है, जीवन है तो मृत्यु है, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, ठीक है। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तभी तो बैलेंस बना हुआ है। नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के बैलेंस बनाते हैं। अब क्या है? देखिए इंटीजर समस्त धनात्मक संख्याएं, समस्त ऋणात्मक संख्याएं, समस्त धनात्मक संख्याएं और जीरो को सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहते हैं। अर्थात इंटीजर में सभी नेगेटिव नंबर, सभी पॉजिटिव नंबर और जीरो भी रहती है। जरा थोड़ा सा बेसिक पे फोकस करते हैं। जीरो ये लाइन है अपनी, संख्या रेखा है, इसे हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा। याद रखिए इस बेसिक से एमपी पुलिस में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और छोटे एग्जाम ग्रुप डी में और एमपी पुलिस में, पटवारी में, कई एग्जामों में ये बेसिक चीजें आती हैं। आप लोग ये मत समझिए कि मैथमेटिक्स कोई बहुत बड़ी चीज अपन पढ़ रहे हैं, नहीं। आप 10th लेवल तक का ही मैथ पढ़ रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। 10th लेवल का विद्यार्थी क्या होता है? क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करता है, आराम से सॉल्व करता है, एक पूरा पेज भर देता है। आप लोग उसी को शॉर्ट में सॉल्व कर देते हैं बस, और कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपसे पूछा जाए, बताइए 10 और 5 कितने होते हैं? 10 और 5 आपने कही 15, एकदम बोल देंगे आप 15। या मैंने कही 15 गुणा 8 कितने होती हैं? आप एकदम बोल देंगे 15 ठीक 120। और मान लीजिए मैं एक दूसरे क्लास के बच्चे से पूछता हूं तो वो भी यही जवाब देगा। तो इसका मतलब तर्कशास्त्र में ये निकलता है कि उस दूसरे क्लास के बच्चे के माइंड का लेवल आपके माइंड के लेवल के बराबर है। आप मान लीजिए 20 साल के हैं और एक बच्चा मान लीजिए 5 साल का है, ठीक है, 5 साल 7 साल का। तो उस 7 साल के बच्चे के माइंड का लेवल आपके माइंड के लेवल के बराबर है क्या? नहीं, गलत है। या आपके माइंड का लेवल उस बच्चे के माइंड के लेवल के बराबर है क्या? नहीं।
तो अंतर कहाँ है? अंतर है स्पीड का। अंतर किस चीज का है? स्पीड का। वो बच्चा आराम से उसको सॉल्व करके जवाब देगा और आप जल्दी जवाब देंगे, बस यही एक अंतर है। ठीक है, संख्या रेखा पे कई क्वेश्चन आते हैं, कई क्वेश्चन बनते भी हैं यहाँ से। संख्या रेखा पर आप समझते चलिए, संख्या इधर हमेशा लेफ्ट होता है, याद रखिए लेफ्ट मीन्स होता है बायां, और इधर हमेशा राइट होता है, राइट मीन्स होता है दायां। कई बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, जो हमारा लेफ्ट वो संख्या रेखा का लेफ्ट, जो हमारा राइट वो संख्या रेखा का राइट, बीच में जीरो रहता है। जीरो न तो पॉजिटिव न नेगेटिव, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई भी आवेश या चिन्ह नहीं होता है। जीरो से लेफ्ट की ओर चलते चलेंगे तो संख्याएं माइनस में चालू हो जाती हैं, माइनस में चलती रहती हैं और इनफाइनाइट अनंत तक चलती रहती हैं। इसी प्रकार जीरो से राइट की ओर चलते चलेंगे तो संख्याएं पॉजिटिव होती चली जाती हैं, धनात्मक होती चली जाती हैं और अंत तक चली रहती हैं। थोड़ा सा बेसिक जो बिल्कुल बच्चे बिल्कुल इनिशियली स्टेज से सीख रहे हैं, बेसिक बिल्कुल बेसिक, जो मान लीजिए 10th 11th 12th के बाद जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और कई कोचिंग वाले इसमें बड़ी फास्ट तरीके से करते हैं, अपन बिल्कुल बेसिक से करते हैं, बिल्कुल बेसिक। कोई भी स्टूडेंट अगर बैठ जाएगा तो उसकी समझ में आना तय है, निश्चित रूप से आएगा ही। ये बेसिक है, बेसिक क्लास आज बेसिक ही पढ़ाएंगे अपन, कल से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जीरो बिल्कुल बीच में होता है, न्यूट्रल होता है, और जीरो से लेफ्ट की ओर जो संख्याएं होती हैं, बाईं ओर जो संख्याएं होती हैं वो नेगेटिव चलती हैं, और जीरो से राइट की ओर जो संख्याएं चलती हैं पॉजिटिव संख्याएं होती हैं। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए 5 बढ़ाए के 7, तो आप कहेंगे भाई 7 बढ़ाए, जिधर ये चोंच खुली हुई होती है उधर लेटर दें, जिधर ये बंद रहती है छोटा, जिसमें ये तीर निकल रहा है वो संख्या बड़ी, जिसमें तीर घुस जाता है वो संख्या छोटी। ठीक है, मैंने आपसे पूछा बताइए 5 बढ़ाए के 7, आपने कह दिया 7 बढ़ाए। ठीक है, क्यों बढ़ाए? क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। एक नियम है, देखिए भाई, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया -5 लिखिए तो -5 लिख रहे हैं, मैं कह रहा हूं 5 लिखिए तो आप 5 लिख रहे हैं। जब किसी भी साइन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो सभी संख्याएं धनात्मक होंगी, और ऋणात्मक संख्याओं के आगे नेगेटिव साइन लगाया जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो धनात्मक संख्याओं में जो संख्या बड़ी बड़ी जो छोटी वो छोटी, अगर ये नेगेटिव होती तो बताइए -5 बढ़ाए तो -7, तो आप कहते -5 बढ़ाए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो संख्या जीरो से जितना दूर होगी नेगेटिव में वो उतनी छोटी होगी, और पॉजिटिव में जो संख्या जीरो से जितना दूर होगी वो उतनी बड़ी होगी। अर्थात नेगेटिव में दूसरे तरीके से बोले, नेगेटिव में जो संख्या जीरो के जितना पास होगी वो उतना ही बड़ी होगी, और पॉजिटिव में जो संख्या जीरो के जितना पास होगी वो उतनी छोटी होगी। पॉजिटिव माने जोड़ संग्रह करना, और नेगेटिव माने हटाना घटाना कम करना, तो दोनों के विचार ही अलग अलग है, एक लेफ्ट है एक राइट है। तो नेगेटिव नंबर में जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी मानी जाती है, जो छोटी दिखती है बड़ी मानी जाती है। पॉजिटिव में जो बड़ी होती है बड़ी मानी जाती है, छोटी होती है छोटी मानी जाती है। एक क्वेश्चन कई बार आया है, संख्या रेखा पर 2 अंकों के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, उसको मैं नंबर सिस्टम में जब डिटेल में चलूंगा तो उस समय मैं आपको समझाऊंगा। चलिए इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, ऐसे सवाल उसी में सीखेंगे। अभी अपन केवल एवरेज के बारे में सीख रहे हैं। चलिए अब अपन क्या करें, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कई बार आया है कि संख्या रेखा में लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ने पर संख्याओं के मान में पहला ऑप्शन क्रमिक बढ़ोतरी होती है, दूसरा क्रमिक कमी होती है, तीसरा कोई अंतर नहीं होता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो संख्या रेखा में लेफ्ट से राइट की ओर चलने पर प्रत्येक संख्या के मान में क्रमिक वृद्धि होती चली जाती है, और संख्या रेखा में राइट से लेफ्ट की ओर चलने पर संख्याओं के मान में क्रमशः कमी होती चली जाती है। ठीक है, तो हम ये यहाँ तक पूर्णांक सीख गए। सम संख्याएं आप सब लोग जानते होंगे, दोबारा समझा रहा हूं मैं। देखिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तीसरी चीज देखिए क्रमागत संख्याएं, फिर हमने सम संख्याओं को जाएंगे। देखिए क्रमागत संख्याएं, सक्सेसिव नंबर, रेगुलर नंबर है, उत्तरोत्तर संख्याएं, क्रमिक संख्याएं। देखिए क्रमागत संख्याएं, सक्सेसिव नंबर, ठीक है, ऐसी संख्याएं जो क्रम से चले, अर्थात जिनमें एक का अंतर हो, अर्थात गिनती। क्रमागत संख्याओं को गिनती कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने की पहली क्रमागत संख्या अगर x है तो अगली x + 1, अगली उससे अगली x + 2, यानी x में एक जोड़ दिया तो ये, और x + 1 में इस वाले में फिर एक जोड़ दिया तो x + 2 हो गया, अगली x + 3, x + 4। अर्थात जो संख्याएं एक के अंतर से चलती हैं, अर्थात रेगुलर नंबर चलती रहती हैं, गिनती चलती रहती है, उनको क्रमागत संख्याएं कहते हैं। क्लियर भाई? चलिए सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं।
क्रमागत सम संख्याएं क्या होती है भाई? क्रमागत माने वही रेगुलर फॉर्म में चले, रेगुलर आगे भी चल सकते हैं पीछे भी चल सकते हैं। x का मान कोई सा भी हो सकता है। मैंने कहा क्रमागत संख्याएं 8 से चालू करो तो 8 9 10, 8 से पीछे भी चल सकते हैं 8 7 6 5, ठीक है, इस तरह से। तो क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्या अगर संख्या पहली x मानी तो सम संख्याएं देखो गिनती देखिए, गिनती को जरा ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये क्या है? सक्सेसिव नंबर गिनती 1 2 3 4, ये क्रमागत संख्याएं होंगी। सम संख्याएं पहली अगर 2 है तो अगली 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी, देख रहे हो दो का अंतर। विषम होगी तो 3 होगी, फिर उसके बाद 7 होगी, 3 के बाद 5 होगी, 7 होगी। यानी क्रमागत सम संख्याएं जो होती है वो 2 के अंतर से चलती हैं, x x + 2 x + 4 आदि। और क्रमागत विषम संख्याएं जो होती हैं, क्रमागत विषम संख्याएं, जो क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं वो भी 2 के अंतर से चलती हैं, तो 2 का अंतर होता है, यानी x x + 2 x + 4। तो क्रमागत सम और विषम है तो दोनों का मतलब एक ही है। कई लोग जो कक्षा 8 10 में पढ़ते थे छोटी बचपन में स्कूल में, तब उसमें क्या पढ़ाते थे? पहली क्रमागत विषम संख्या x प्लस बने तो अगली x + 3 होगी, x + 5 होगी। इससे भी बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। तो देखिए 1 से ये कितना बढ़ गया? 3 हो गया, यानी 2 बढ़ गया, 3 से कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। यानी क्रमागत सम संख्याएं हो या क्रमागत विषम संख्याएं हो, वो 2 के अंतर से ही चलती हैं, ठीक है। जैसे मैंने की गुणज, गुणज मतलब गुणा पहाड़ा, जैसे मैंने की 3 के गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज, तो पहला गुणज क्या होगा? 3, 3 एकम 3, फिर 3 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3, फिर 3 गुणा 4, फिर 3 गुणा 5। कहने का मतलब 3 फिक्स है, पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, चौथा गुणज, पांचवा गुणज। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी 3 का पहाड़ा। 3 के गुणज 3 का पहाड़ा, 5 के गुणज 5 का पहाड़ा, 90 का गुणज 90 का पहाड़ा, 100 के गुणज 100 का पहाड़ा। जितने के भी गुणज हो उतना पहाड़ा पढ़ लेती हैं अपन, ठीक है भैया, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए इतनी कोई आवश्यकता पड़ेगी। अब इसके बाद अपन चलते हैं नंबर सिस्टम के वो फॉर्मूले जो एडिशन वाले थे और औसत में उनका किस तरह से प्रयोग करेंगे। देखिए नंबर सिस्टम में आप पहले ही जब पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले यही फॉर्मूले मिलती हैं जिससे बेसिक कहा जाता है। ये बेसिक मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 1 से लेकर 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जैसे लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा राइटिंग उस तरह से लिख रहा हूं, केवल मेरा काम है आपको सुनाना। ये बेसिक चीजें आप जानते हैं, केवल देखना है आपको, और इससे यहाँ तक किस तरह से आए वो देखना है आपको, ठीक है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आप सब लोग जानते हैं। n × n + 1/2 यही होता है प्रथम। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक कह दी यानी गिनती, और प्रथम कह रहे हैं इसका मतलब 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, ये बीच में से नहीं होगी। 11 12 से स्टार्ट होगी तो ये फॉर्मूला 2 रूपों में लगेगा। जैसे मैंने कहा 50 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का जोड़, तो हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 1 से लेकर 50 51 से मानिए 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का जोड़ घटा देंगे तो हमें बचा हुआ 51 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का जोड़ मिलेगा। यानी ये फॉर्मूला लगेगा ही जब हमारे नंबर्स स्टार्टिंग से स्टार्ट हों, अर्थात प्रथम से स्टार्ट हों, अर्थात 1 से स्टार्ट हों, गिनती शुरुआत से हो, तभी ये फॉर्मूला लगता है। मैं बोल रहा हूँ 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। n लास्ट नंबर होता है अंतिम अंक, n का मान कितना है 50 गुणा 50 हो गए 51/2, 2 से काट दीजिए 25, 25 एकम 25, 2 25 एकम 25 पंजे 125, 127, 1275, ठीक है। हम कैलकुलेशन करेंगे, स्पीड से करेंगे हम, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ पहाड़े अवश्य याद कर लीजिए। अगर पहाड़े याद नहीं होंगे, आपके पास पेट्रोल ही नहीं है, तो कोई भी आप हवाई जहाज ले आएंगे वो भी रखा रहेगा, की स्पीड उसकी 0 स्पीड हो जाएगी। आपकी स्पीड 0 जब हो जाएगी जब आप पहाड़ा याद नहीं करेंगे। तो पहाड़े याद कीजिए अगर आपको स्पीड अच्छी करनी है मैथ्स के अंदर। पहाड़े रटना है, सुबह 4 बजे जग करके छत पे घूमिए, बार बार पहाड़े कागज में लिख के याद कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, अपने आप को डांटिए। सबसे मुख्य काम है अपने आप से लड़ना, अपने आप से लड़िए। क्यों नहीं याद होते पहाड़े, याद कीजिए, रटिए उनको, याद मत कीजिए, याद करेंगे तो भूल जाएंगे, रटिए, रटना है, रटने की चीजें नहीं भूलेंगी। मैथमेटिक्स में स्पीड बनाना चाहते हैं आप तो कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, पहाड़े, स्क्वायर, क्यूब, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले, तभी तो आप एकदम जवाब दे पाएंगे, ठीक है। किसी कोई 14 सत्ते, अब सोच रहे हैं 14 सत्ते क्या होता है, कोई सोच रहा है 14 पंजे 70, 14 छक्के 84, 14 सत्ते 98, स्पीड से एकदम 14 सत्ते 98 निकले, ठीक है।
91 को देख के ये याद आया ये किससे कटेगा, 144 को देख के याद आया था ये 12 से कटता है, लेकिन आप 12 का ही पारा क्यों लगाती हैं, 2 का क्यों नहीं लगाती हैं, क्योंकि 12 के पहाड़ी में हमने याद किया है, 12 के स्क्वायर में याद किया है। 169 देख के हमें 13 याद आ जाता है, 169, ठीक है। लेकिन ये अन्य संख्याओं से भी कट रहा होगा, 13 से कट रहा है, खैर इसके अलावा और भी संख्याएं देख करके मान लीजिए 56, 7 और 8 ही याद आता है, 7, 8, 56 और कोई क्यों नहीं याद आता, क्योंकि हमने ये बार बार पढ़े हैं बचपन में 1 से लेकर 10 तक के पहाड़े में घटे हैं, जिस कारण हमारी उन पर कमांड हो चुकी है। तो फिर से रखिए, खैर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है, n × n + 1/2। मेरे साथ साथ बोला करो, मेरे साथ बोलोगे तो क्या होगा, थोड़ा स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, 1 से लेकर वो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर n × n + 1/2। अब इसमें औसत ज्ञात करना है, अब योगफल की जगह वो क्या होगी, औसत समस्त आंकड़ों का योग, जो तो योग है पूरा बटे समस्त आंकड़ों की संख्या। हमारे पास टोटल एडिशन, वो टोटल नंबर कितनी है, n है, तो n से n कट गया, हमारा फॉर्मूला बन गया n + 1/2, बन गया तुरंत। जितने भी नंबर है उनका भाग देना है, यानी जितने n है वो n का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या है, एवरेज के फॉर्मूले, यानी सारे फॉर्मूले नंबर सिस्टम में जो हम n का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें यदि हम n का डिवाइड दे रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। लेकिन एवरेज से इसमें कैसे आएंगे, तो ये जिसका हमने भाग दिया था उसी का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें फिर से उसका एडिशन प्राप्त हो जाएगा, योगफल प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर से दूसरा देखिए, दूसरा फॉर्मूले के बारे में, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम माने 2 से चालू होंगी, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल एडिशन, योगफल बराबर सूत्र होता है n × n + 1। आर्य व्यवहार की पहले चैप्टर में पहला दूसरा पेज हटाओगे तभी आपको क्वेश्चन ये फॉर्मूले मिल जाएंगे। बेसिक फॉर्मूले होते हैं, कोई भी किताब लेता है तो इन फॉर्मूलों को सबसे पहले देखता है, ठीक है। n × n + 1, n बराबर लास्ट नंबर, ठीक है। अब अगर हमें ये तो टोटल एडिशन है, योगफल है, अब अगर हमें एवरेज ज्ञात करना है तो ये तो योगफल है n × n + 1, भाग किसका देंगे, कुल संख्याओं का, कुल संख्या कितनी है, n से n का भाग दिया n + 1। जैसे आपसे कहेगा, वही मैं +12 करवा रहा हूं, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो 20 गुणा 20 है ना, तो योगफल क्या है, तो 20 गुणा 21 बराबर 420। अगर के प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए तो उत्तर हो जाएगा 20 × 1 बराबर 21। प्रथम 35 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, 35 गुणा 36 करना है। प्रथम 35 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, उत्तर 35 × 1 36। मन में चलेंगे ये, बस ये हमें याद है औसत में इनका प्रयोग किस तरह से करना है, इस तरह से करना है। अब यहाँ से अगर मुझे क्या ज्ञात करना है, मान लीजिए योगफल ज्ञात करना है, तो हमने जिसका हमने भाग दिया था उसी का हम गुणा करते हैं। हमने जिसका भाग दिया था 20 का, तो 20 का गुणा कर दीजिए, फिर से हमारा 420। बोलो भाई, क्लियर। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला फॉर्मूला, प्रथम n सम संख्याओं, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। नंबर सिस्टम के फॉर्मूले हैं ये, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर सूत्र क्या होता है, n², ठीक है। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 15 गुणा 15 225। प्रथम 40 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, याद रखिए, कंफ्यूज तो नहीं हो रही, मैंने 15 बोला तो हाँ भाई 15 विषम, और 40 बोला तो तुम समझने लगे नहीं, ये इस चीज पे मैं आगे नंबर सिस्टम में समझाऊंगा। प्लस 40 सम संख्याएं या 40 विषम संख्याएं, 40 तक की सम संख्याएं, 35 तक की विषम संख्याएं तक वाली चीजें अलग काम होती हैं, उनको अपन अलग से देखेंगे। अभी नंबर सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, पर एवरेज में इनका नंबर सिस्टम से एवरेज में किस तरह से जाती हैं, बेसिक चीजें, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली चीजें, जिससे आपके मन के अंदर हो जाए कि भाई ये चीजें हमें आने लगेंगी, तब आने लगेंगी। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर n², n² में लास्ट नंबर। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल 25 गुणा 25। अब अगर इसे औसत है, योगफल की जगह अगर मैं कहूं इनका औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो देखिए n हमें भाग किसका देना पड़ेगा, n का भाग देंगे स्क्वायर से, n कर दिया तो इसका मतलब n² का मतलब n गुणा n, n² का मतलब जानते होंगे ना, n गुणा n बटे 1n, ठीक है। चलिए अब ये कहे आपसे, जैसे कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 25। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 625। प्रथम 35 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 1225।
प्रथम 35, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा 35। ठीक है भाई, चलिए जी अगला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। इस सूत्र को बार बार 4-5 बार मेरे साथ बोलना है। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्लियर भाई? ठीक है जी, योगफल का सूत्र होता है। लेकिन अब ये क्या है, योगफल का सूत्र है, योग का। लेकिन अगर वो कहे नहीं साहब इसे हमें औसत का याद करना है, ये हमने इसमें योगफल में नंबर सिस्टम में याद कर लिया, औसत में याद करना है तो n का भाग दे दीजिए, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है भाई? तो इस तरह से इसमें तमाम सारे मैंने जो फॉर्मूले लिए गए हैं। अब देखिए घनों वाले में है, जैसे जवाब तो ये था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह से बात करें तो देखिए ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ये क्यूब वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब एवरेज चाहिए तो एवरेज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, n का भाग देंगे 1 अपॉन n, ये स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n इंटू n स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, एक n से एक n कट जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। जानते हैं ये, आप लोग घर पर क्या करें, इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, इसी से बेसिक से समझने का प्रयास करें आप लोग। जैसे कहा गया है 5 सम संख्याओं का औसत, 5 सम संख्याओं का एवरेज 38 है। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले अपन इसको करते कैसे हैं, अभी तक अपन कैसे करते आए हैं, एक्स मान करके उसको भी देखेंगे, शॉर्ट मेथड देखेंगे, डिटेल मेथड देखेंगे, फिर अपन उनको और भी सोचने के तरीके देखेंगे। देखिए मान लीजिए पहली सम संख्या, आप जानते हैं सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दोनों में डिफरेंस 2 का चलता है। प्रत्येक 2 के अंतर से आने वाली संख्याएं सम होती हैं और 2 के अंतर से ही आने वाली संख्याएं विषम होती हैं। लगातार संख्याएं 1 के अंतर से आती हैं, सक्सेसिव नंबर। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए पहला नंबर अपन ने क्या माना है x, अगला क्या होगा x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6 और x प्लस 8। ठीक, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, इनका औसत, इन सबको जोड़ लीजिए, इनका औसत आपको कितना दिया गया है 38 है, तो संख्याएं कितनी है 5, इनका एवरेज आपको कितना दिया है 38, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अपन कैसे ज्ञात करते हैं अभी तक उसके बारे में समझा रहा हूँ, फिर शॉर्ट में भी करेंगे। कितने x हैं, 1 2 3 4 5, 5x। संख्याएं कितनी हो गई, 8 और 14, 14 और 4 18, तो 20 बटे 5 इक्वल टू 38। 5 का गुणा यहाँ कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5x, या इसे काट सकते हैं आप, चाहे को कॉमन लेकर के काट दीजिए, कॉमन लेकर के काट दीजिए, आपको थोड़ा सरल लगेगा। 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 4 अपॉन 5 इक्वल टू 38, 5 से 5 कट गया, 4 इधर जाकर माइनस हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 30। देखिएगा अभी ये डिटेल है, डिटेल कैसे किया जाता है वो आपको बता रहा हूँ, अभी तक आप कैसे करते चले आए हैं, उस डिटेल से हमें शॉर्ट में आना है। x का मान कितना है 34, ये नंबर हो गया 34, ये 34 के बाद 36, ये 38, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर 38 हो गया, ये वाला कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 44। आपसे पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, आपका आंसर 44, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, आपका आंसर 34। चलिए ये तो डिटेल मेथड है। अगर मान लीजिए संख्याएं यहाँ 5 की जगह 25 हों 30 हों तो आप किस तरह से करेंगे, उसके लिए अपन शॉर्ट प्रोसेस का अपनाएंगे। देखिए मान लीजिए आपसे कहा गया था 5 संख्याओं का औसत कितना है 34 है। ठीक, देखिए पहली संख्या क्या है आपकी x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। ठीक, 1 2 3 4 और ये x प्लस 8। अब समझिएगा आपसे क्या क्या कहा गया था कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आपको ज्ञात करना है। आप लोग जानते हैं कि औसत का मतलब होता है मध्यमान, बीच वाली संख्या,
दो संख्याओं के बिल्कुल मध्य में आने वाली संख्या को औसत कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 कोई भी, तो इन तीनों का औसत क्या होगा, ये वाली संख्या। मान लीजिए 5 संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 4 5, तो इनका औसत क्या होगा, ये वाली संख्या। बीच वाली संख्या औसत कहलाती है। ठीक है, औसत का मतलब होता है सभी का एक समान, सभी एक जैसे, सभी में उन संख्याओं को बांट देना। औसत में वृद्धि होती है, सभी संख्याओं में वृद्धि होती है। अगर सभी संख्याओं में वृद्धि करेंगे, औसत में वृद्धि करेंगे। सभी संख्याओं में कमी करेंगे, औसत में कमी होगी। सभी संख्याओं में एक ही नंबर का गुणा करेंगे तो औसत में भी उसी नंबर का गुणा होगा। ठीक है, इनके मान में बदलाव नहीं होगा। सभी संख्याओं में भाग देंगे तो औसत में भी वही भाग जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 5 संख्याएं, तो औसत संख्या क्या है, बीच वाली। अब ये आपसे कह रहे हैं कि 5 संख्याओं का औसत 38 है। चलिए, तो इसका मतलब बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, बीच वाली संख्या ये हो जाएगी। ये औसत आपको 38 दिया गया है। कितना है, 38। तो आप जानते हैं 2 2 के अंतर से, तो ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी, ये वाली संख्या देखिए 38 से 2 कम कीजिए आप 36, इससे 2 कम कीजिए आप 34, 38 से 2 बढ़ाइए आप कितना हो गया 40, 38 से 40 में 2 बढ़ाइए कितना हो गया 42। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड है ये। ठीक है, थर्ड मेथड के लिए अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे आपसे कहा गया है कि सम और विषम जो संख्याएं 2 2 के अंतर से चलती हैं वही हैं। कितनी संख्याएं हैं आपकी, 5 संख्याओं का एवरेज आपसे दिया गया है कितना, 38। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ा नंबर, तो आप क्या किया करो, जो नंबर आपको दिए जाए, जितनी संख्याएं दी जाए उनमें से एक कम कीजिए। क्यों करते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। एक कम कीजिए, जो भी आपका आया है, कितना आया है 4, इसमें 4 जोड़ दीजिए बड़ी संख्या, इसमें 4 घटा दीजिए छोटी संख्या। मैंने क्या कहा, जैसे देखिए जितने भी नंबर दिए जाए, मान लीजिए यहाँ पर दिए गए थे 5 सम संख्याओं का औसत 38 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो हम क्या करते हैं, जितनी हमें संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं में 1 माइनस करते हैं, तो जो मान प्राप्त होता है उस मान को यदि हम दिए गए औसत में जोड़ देते हैं तो बड़ी संख्या प्राप्त होती है, दिए गए औसत से घटा देते हैं तो छोटी संख्या प्राप्त होती है। क्लियर, देखिए कैसे, इधर देखिए, मान लीजिए अपना औसत संख्या कितनी है, x। इससे पहली संख्या क्या होगी, x + 2, x - 2, इससे भी पहली संख्या x - 4, इसके बाद की संख्या क्या होगी, x + 2, इसके बाद की संख्या क्या होगी, x + 4। बोलो भाई, क्लियर। अब मेरा औसत क्या है जी, एवरेज है, हमारी बीच वाली संख्या एवरेज है। एवरेज से ये नंबर कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। एवरेज ये है बीच वाली संख्या, एवरेज से बड़ी वाली संख्या लास्ट नंबर कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ये नंबर कितना छोटा है, 4 छोटा है। तो जितने भी हमें नंबर कितने दिए गए थे, कुल 5 नंबर, 1 2 3 4 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। जितने नंबर दिए जाएं उन नंबर में से एक कम कीजिए, एक कम किया तो 4 जोड़ा तो बड़ी संख्या, 4 माइनस किया तो छोटी संख्या, आपका आंसर। क्लियर। जैसे आपसे कहा जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग एक कागज रखा करो और एक पेन रखा करो, बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया है कि 12 सम और विषम दोनों के लिए काम करते हैं। 12 दोबारा देखिए क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए अब एक नए क्वेश्चन से कौन सीख रहे हैं। मैंने कहा 15 विषम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। 15 विषम संख्याओं का औसत कितना दिया है आपको, 25 दिया गया है, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या। आप x से नहीं करेंगे, आप डिटेल मान करके, अब आपको शॉर्ट में करना है। शॉर्ट में हम कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास संख्या कितनी है 25, संख्या कितनी है 15, इनका एवरेज आपको कितना दिया गया 25। तो सबसे बड़ा नंबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से -1 कीजिए, कितने बचे 14 इसमें जोड़ देंगे तो अपना बड़ा नंबर आ जाएगा, कितना आएगा 39। 14 यदि इसमें से माइनस कर दीजिए कितना है, तो अपना छोटा नंबर आएगा 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जितने भी सम और विषम के लिए क्या करते हैं, जो हमें संख्याएं दी गई होती हैं उन संख्याओं में 1 माइनस करके एवरेज में जोड़ देते हैं तो हमें अगला नंबर प्राप्त हो जाता है, बड़ा नंबर। अगर उतना ही हम माइनस कर दें तो हमें छोटा नंबर प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए 38 सम संख्याओं का औसत 112 है। जैसे मान लीजिए 5 सम संख्याओं का औसत 62 दिया गया है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्वेश्चन एग्जाम में बेसिक देखें आप, 5
सम संख्याओं का एवरेज 62 है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अभी तक हम किस तरह से करते चले आए हैं उसको डिटेल में आपको समझा रहा हूं। अभी तक केवल देखें आप लोग, जैसे 5 संख्याएं हैं, पहली हो जाएगी x, तो हो जाएगी x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8। ये आपकी 5 संख्याएं हैं, इनका आपको औसत ज्ञात करना है। आपको 5 संख्याओं का औसत 62 दिया गया है, इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है। तो हम अभी तक कैसे करते चले आए हैं, देखिए इनको जोड़ लेते हैं, x, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8। औसत दिया गया है, औसत का मतलब 5 है, 5 का भाग दे दीजिए। औसत कितना दिया गया है 62। इनको जोड़िए। अभी तक किस तरह से सॉल्व करते थे, ये कितने हो गए 5x + 8 और 4, 8 यहाँ 6 है बीच में, 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 2 20 बटे 5 = 62। कॉमन ले लीजिए इसमें से, आपने 5 कॉमन ले लिया, x + 4/5 = 62। आपने क्या किया, 4 को इधर ले गए तो x = 58। सबसे छोटी संख्या क्या आ गई 58। ये वाली संख्या कितनी है 58। ये वाली देखिए, ये वाली दी गई है आपको, कितनी निकाली है 58। और ये कितनी दी गई है 60। ये कितनी दी गई है 62। ये 64, ये 68। अभी तक अपन इस तरह से निकालते चले आएंगे। सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 68, सबसे छोटी पूछे तो ये। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है। हम इसके दूसरे तरीके का, ये इसका पहला तरीका है जो कि अपन सीख चुके हैं, बचपन से ही अपन जानते हैं। लेकिन अब अपन दूसरे तरीके का प्रयोग करेंगे। देखिए, अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए तब हम क्या करते हैं, हम इनको नंबर्स में मान लेते हैं। याद रखिए, औसत जो होता है वो मध्य संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। दोनों सभी संख्याओं के मध्य वाली जो संख्या होगी उसे हम औसत कहेंगे। इन संख्याओं का औसत कौन सी संख्या है, ये वाली संख्या दी गई है, ये औसत होती है। 5 संख्याएं हैं तो तीसरे नंबर की, प्रारंभ से तीसरी, अंतिम से तीसरी, ये 5 दी गई हैं, 1 2 3 4 5, तो औसत ये वाली संख्या होगी। देखिए, इधर से भी समान और इधर से भी समान, दोनों दोनों तरफ ही। 7 संख्याएं होंगी तो कौन से नंबर की संख्या होगी, 3 इधर, तो बीच में चौथे नंबर की संख्या आएगी। ठीक है, तो औसत की संख्या बीच वाली संख्या होती है, मध्य संख्या होती है। अब अपन इसको x न मानकर संख्याओं में अगर अपन मानेंगे तो अपना समय बहुत फास्ट हो जाएगा। देखिए, 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 62, यानी ये संख्या 62 है, बीच वाली संख्या 62 है। 62 से 2 कम किया कितना आया, क्योंकि सम और विषम में 2 का अंतर होता है। 62 में 2 कम किया, ये आ गई 60, ये कितना आ गया 58। ये 2 ज्यादा बढ़ाया 64, 2 ज्यादा बढ़ाया 66। आपका आंसर सबसे बड़ी संख्या 66, सबसे छोटी संख्या 58। ठीक है, हम इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे हमसे ये कहा जाए कि आप लोग ये जानते हैं, कल मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था कि एवरेज का मतलब ये भी होता है a + l/2। फर्स्ट a पहला पद, l अंतिम पद, /2। पहले और अंतिम पद का जोड़, ये फर्स्ट मेथड था, x वाला मान के किया था। सेकंड मेथड में अपन वेरिएबल मान के, संख्याओं को मान के चलते हैं। एवरेज में हम ज्यादातर इसका प्रयोग कर सकते हैं तुरंत सोच करके, लेकिन हम इसका भी प्रयोग करना जानते हैं। ये थर्ड नंबर का है, थर्ड नंबर से अपन किस तरह सीख सकते हैं। फर्स्ट कितना दिया गया है आपको x, और अंतिम कितना दिया गया है x + 8 / 2। इनका एवरेज कितना दिया गया है आपका, एवरेज 62। ठीक है, 2 का गुणा यहाँ कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, या ऐसा कीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, जैसे क्या बचेगा x + 4, ठीक है, अपॉन 2 = 62। ये कट दिया, ये इधर जाके माइनस हो गया, तो x = 58। ये हमारा तीसरा मेथड है। हम इससे भी कर सकते हैं a + l/2 से। ठीक है, अब हम इसको और कितने तरीके से कर सकते हैं, ये देखिए थर्ड हो गया अपना। अब फोर्थ के बारे में हम चर्चा करते हैं कि हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अगर हमसे निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे। कितनी संख्याएं दी गई हैं आपको, 5 संख्याएं दी गई हैं। जितनी संख्याएं दी गई हैं उनमें से एक कम कीजिए, एक कम किया और एवरेज में जोड़ देंगे तो बड़ी वाली संख्या, एवरेज में घटा देंगे तो छोटी वाली संख्या। देखिए 62 और 4 66, बड़ी संख्या आ गई। 62 में से 4 माइनस गए, 58 छोटी संख्या आ गई। जितनी संख्याएं आपको दी गई हों उन संख्याओं में एक माइनस करके दिए गए औसत में जोड़ देते हैं तो सबसे बड़ी संख्या, दिए गए औसत से उस डिफरेंस को घटा देते हैं तो सबसे छोटी संख्या। ये इसका फोर्थ तरीका है। जैसे मैंने कहा 7 विषम संख्याओं का औसत मान लीजिए 15 है
तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। संख्याएं हमारे पास कितनी है 7, तो 7 में से 1 कम कीजिए, कितना बचा 6, 15 में 6 जोड़ देंगे, 15 में 6 जोड़ देंगे तो आपको बड़ी वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, 15 में से 6 घटा देंगे तो आपको छोटी वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे।